हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? हम लोगों ने सीखे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और हमने क्लियर का फंडा समझा था। क्लियर का फंडा समझने के लिए एक बारी फिर से उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हमारे पास में दो अप्रोचेज होती हैं, एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने आप लोगों को मॉडर्न अप्रोच सिखाई थी। मॉडर्न अप्रोच के अंदर मैंने पढ़ाया था क्लियर कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एसेट्स और रेवेन्यू। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एक्सपेंडिचर या एसेट्स बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? डेबिट। घट जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। यही रूल्स हैं। और मैंने बोला था कि अगर कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू बढ़ जाता है तो हो जाता है क्रेडिट और घट जाता है तो हो जाता है क्या? डेबिट। तो बच्चों, इन्हीं रूल्स के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए थे और आज हम क्या करने वाले हैं? कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज जो मैं लेकर के आया हूं वो है आप ही की बुक टीएस गिरेवाल से 8.10 पेज पे इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और जो कि आपकी स्क्रीन पे है। देखिएगा, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन का एक मुआयना लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो देखो बच्चों, क्या लिखा है? लिखा है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीस, बोरोड फ्रॉम नरेश रुपीज 1 लाख। यानी कि पहली एंट्री में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और दूसरी एंट्री में उसने नरेश से उधार ले लिया। इसके क्या इफेक्ट्स होंगे हम लोग देखेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। आगे लिखा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। यानी कि उसने एक फर्नीचर लिया राज फर्नीचर हाउस से और दूसरा फर्नीचर कहां से ले लिया? दिल्ली सेफ से। इसके अलावा उसने गुड्स परचेज की फॉर कैश 15,000, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000 और उसने सेल किया कुछ गुड्स करीम को जो कि थी करीब 25,000 रुपीस की। इसके अलावा उसने शाम को कुछ गुड्स सेल की क्रेडिट पे 30,000, कैश रिसीव किया शाम से 20,000 और कैश पे किया महेश को 10,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसकी जर्नल एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, आज हम लोगों को इसको दोबारा से करना है, यानी कि हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी बच्चा, मैं आप लोगों के साथ में क्या करूंगा? मैं आप लोगों को इफेक्ट समझाऊंगा और फिर उसके बाद में हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट पेज, एक अलग सी जगह मैंने निर्धारित कर रखी है, अलॉट कर रखी है और उसके बाद में हम उसी के अंदर काम करने वाले। हाँ जी, तो जैसा मेरी पहली एंट्री है, मेरी पहली एंट्री क्या कहती है? बुक्स सभी बच्चे अपने पास रखेंगे, सभी बच्चे अपने पास में बुक्स रखेंगे और हम फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा पहले और फिर हम उसको एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा है? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीस। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, एक तो कैपिटल पे और दूसरा किस पे? कैश पे। कैपिटल बढ़ गई और कैश भी बढ़ गया। कैपिटल बढ़ती है यानी कि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। और कैश जो कि हमारा एसेट है वो अगर बढ़ता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? मेरी एंट्री हो जाएगी
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसकी डेट नहीं दी हुई तो डेट के कॉलम में मैं नंबर 1 डाल देता हूं। सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट था कितना, 5 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस। और नरेशन लिखनी है हमने, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अच्छा जी, इसके बाद में नंबर 2 ट्रांजैक्शन हम लोगों ने लिखनी है। ठीक, चलिए अगला लिखा हुआ है बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख। अब देखो हुआ क्या, उसने ना कुछ अमाउंट नरेश से उधार ले लिया। ठीक है जी, तो एक तरफ तो नरेश का लोन इफेक्ट हुआ और दूसरी तरफ कैश इफेक्ट हुआ। नरेश का लोन हमारे पास में क्या है, एक लायबिलिटी है। भाई आज उधार लिया है हमने पैसा, तो कल पे भी तो करेंगे। आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या बैंक को वापस नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। इसी तरीके से बैंक से ना लेकर के हमने लोन नरेश से ले लिया। नरेश हमारा कोई जानकार रहा होगा, तो नरेश हमारे फ्यूचर के लिए एक लायबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और कैश जो है वो क्या है, हमारा एसेट है। अब देखो नरेश के लोन से हमारी लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी इंक्रीज हो गई और साथ ही कैश यानी कि एसेट भी इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या हो जाती है सर, क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश लोन अकाउंट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश लोन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट वैसे ही बनाना है जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था। और इसका जो अमाउंट था वो कितना था, 1 लाख रुपीस। तो ये मैंने 1 लाख लिखा और यहां पे 1 लाख लिखा। ठीक है, और नीचे नरेशन, बीइंग लोन बोरोड स्पेलिंग गलत हो गई है बोरोड की, BORROWED फ्रॉम नरेश। ठीक है, अच्छा जी आगे देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब देखो जी, हमने ना फर्नीचर खरीद लिया। हमने क्या खरीद लिया, फर्नीचर। और किससे खरीदा, राज फर्नीचर हाउस से। लेकिन राज फर्नीचर हाउस का हमने क्या करना है, हमने तो कैश दे करके खरीदा है। भाई देखो बच्चों, समझने वाली बात कुछ इतनी सी है कि अगर आप जाते हैं कहीं पे, मान लीजिए आप किसी से कोई सामान खरीदने गए हैं और आप उसको गांधी जी के कड़कते हुए नोट दे देते हैं, तो क्या वो पर्सन आपका नाम पता पूछता है? नहीं पूछता। लेकिन अगर आपने माल उधार में लिया हो या फिर कोई फर्नीचर या कोई भी चीज उधार में ली हो तो वो आपसे सारी चीजें पूछता है। तो यहां पे जो नाम दिया हुआ था ना, जिस पर्सन से हमने लिया था फर्नीचर, उसका नाम हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश इफेक्ट हो रहा है ना। हमने पैसे दिए और फर्नीचर खरीद लिया, तो हमें दूसरे के नाम से क्या लेना। तो ये नाम जस्ट आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्नीचर और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों किस पे, कैश पे। कैश घट जाएगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा
और दोनों ही मेरे एसेट्स हैं, दोनों ही मेरे एसेट्स हैं। अगर एसेट बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, डेबिट, और घट जाता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट, है ना। यही तो सीखा था हम लोगों ने। अच्छा जी, इसका मतलब मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे अपनी तीसरी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फिर थोड़ा सा स्पेस देकर के टू कैश अकाउंट, और नीचे नरेशन लिखना ना भूलें। नरेशन के आधे मार्क्स होते हैं बच्चों। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है जी। तो कितने का हमारे पास में था, 20,000 रुपीज का। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको गुड्स और एसेट्स के बीच में जो होते हैं रूल्स वो भी बताए थे। ये बताया था कि अगर हम गुड्स परचेज कर लेते हैं तो हम उसको परचेज मानते हैं या सेल मानते हैं, अगर सेल कर लेते हैं तो, और अगर फर्नीचर सेल या परचेज करते हैं तो हम उसको फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। याद है ना आप लोगों को। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। अब ये आ गई मजे की बात। देखो जी, पिछली ट्रांजैक्शन में कैश देके फर्नीचर खरीदा गया था, लेकिन अब कहीं लिखा हुआ है कि हमने फर्नीचर जो खरीदा उसके लिए कैश दिया, नहीं, बल्कि है ना नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दिल्ली सेफ कौन है, हमारे क्रेडिटर्स हैं। यानी कि दिल्ली सेफ हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, हमें इसको फ्यूचर में पे करना होगा, क्योंकि कैश नहीं दिया ना हमने इसको, सिर्फ प्रॉमिस दे करके आ गए। क्या दे करके आ गए, विश्वास दे करके आ गए कि आप विश्वास रखिए हम आपको फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्नीचर तो आज बढ़ गया, हमने आज ही उससे फर्नीचर ले लिया, लेकिन पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। और जब हम पेमेंट फ्यूचर में करेंगे बच्चों, तो ये पर्सन मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। यानी कि क्रेडिटर वो इंसान होता है जिसको कि मुझे पेमेंट करनी होती है फ्यूचर में। अच्छा जी, अब फर्नीचर क्या है, एसेट है, और क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है। एक तरफ से एसेट बढ़ गया और दूसरी तरफ से लाइबिलिटी भी बढ़ गई, यानी कि सिरदर्दी भी आ गई सिर पे, और साथ ही खुशियां यानी कि एसेट भी आ गए। अब इस केस में क्या होता है, देखो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और अगर लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिटर के नाम से नहीं, हम इसको दिल्ली सेफ के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। भाई उसका नाम है ना, तो वो गिवन है, दिल्ली सेफ गिवन है, तो दिल्ली सेफ के नाम से ही उसको रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये मेरी फोर्थ एंट्री है, यानी कि नेक्स्ट एंट्री। ठीक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट, और ट्रांजैक्शन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, कितने का फर्नीचर था ये, फोर्थ पॉइंट के अंदर 40,000 रुपीज का था। ये हमने 40,000 और 40,000 डेबिट में और 40,000 ही क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो जी, लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, देखो हमने ना गुड्स परचेज कर ली है ना। तो अब देखो मैंने क्या बोला था, तुम लोगों को क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था अगर गुड्स परचेज करोगे तो कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट। सर हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा,
क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं या सेल करते हैं, ऐसी चीजों का सेल और परचेज करते हैं जिसके अंदर हम बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो हम परचेज और सेल अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैंने क्या किया जी, एक तरफ परचेज अकाउंट ओपन कर लिया, तो मेरी एक तरफ परचेज इफेक्ट होंगी, और मैंने क्या किया था, परचेज की थी गुड्स फॉर कैश, तो दूसरी तरफ से मेरा कैश इफेक्ट हो गया होगा। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, जब मैंने गुड्स परचेज की हैं तो परचेज क्या होती है, मेरी एक्सपेंडिचर होती है, और एसेट होता है मेरा कैश। अब एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए और एसेट भी बढ़ गए, यानी कि नहीं, एसेट घट गए। भाई मैंने कैश में पेमेंट की है ना, मैंने कुछ खर्चा किया और कैश चला गया तो डिक्रीज हो गया। ठीक है जी। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट, और अगर कैश यानी कि एसेट घटता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, ये थी एंट्री नंबर 5। ठीक है, मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। तो अगली एंट्री आप रिकॉर्ड कीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नीचे ट्रांजैक्शन लिखिएगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, कितने की ट्रांजैक्शन थी ये, 15,000 रुपीज की, तो हम यहां 15,000 डेबिट में और 15,000 ही क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। चलो अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री लिखने के लिए मुझे अपने यहाँ पे पेज चेंज करना होगा, और ये आपकी स्क्रीन पे मैंने प्रॉपर अपना पेज ला दिया। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, 6th एंट्री क्या कहती है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। ठीक है, हमने परचेज किया यानी कि कुछ खर्चा किया, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट ओपन करूंगा। ठीक है, अगर फर्नीचर परचेज किया होता तो फर्नीचर अकाउंट ओपन करता मैं। याद रखना इन चीजों को, ये छोटे छोटे रूल्स है जो एग्जाम में या तो नंबर दिलवा देते हैं या फिर कटवा देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से तो इफेक्ट हो जाएगा परचेज, ठीक है, और दूसरी तरफ से इफेक्ट हो जाएगा क्या, कैश। नहीं भाई देखो, ये लिखा है कि हमने गुड्स महेश से परचेज की हैं। अब महेश का नाम दिया हुआ है, कहीं ये लिखा ही नहीं है कि कैश में हमने पेमेंट करी है महेश को। तो महेश को हमने क्या दिया होगा बेटा, जब कैश नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं कि हमने इसको उधार पे सामान खरीदा है, और नाम देने का मकसद ही यही है। हालांकि कभी कभी कैश लिखने के बाद भी नाम दे दिया जाता है, लेकिन अगर कैश लिखा हुआ हो तो उधार नहीं होता वो। ठीक है जी। तो यहां पे हमने महेश के अकाउंट को इफेक्ट करना है। अच्छा जी, अब महेश कौन है, महेश सर हमारा क्रेडिटर है, हम इसको फ्यूचर में पे करेंगे ना। हमने सामान तो आज ही ले लिया, लेकिन हमने क्या बोला कि फ्यूचर में हम आपको पे करेंगे, तो महेश क्या हो गया, मेरा क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर क्या होते हैं मेरे बेटा, लाइबिलिटीज होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ परचेज क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो, परचेज करने से मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ गए, और उधार पे सामान खरीदने से मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, है कि नहीं। जब परचेज होता है, एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट, है ना। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ठीक है, ये मेरी 6th एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू
महेश अकाउंट। और कितने के लिए हमने परचेज किया था महेश से? 30,000 रुपीज के लिए। तो 30,000 मैंने डेबिट में और 30,000 ही क्रेडिट में लिख दिया। ओके। अच्छा, अब देखो इसकी नरेशन भी लिखनी है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। नरेशन लिख दी। अब नेक्स्ट 7th पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, यानी कि हमने सेल की करीम को, ठीक है जी, 25,000 रुपयों के लिए। अब देखो यहां लिखा है ना सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। अब यहां पे नाम भी दे दिया और कैश भी दिया हुआ है। भाई जब कैश दिया हुआ है तो कैश ही इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें, अब हमने सेल ऑफ गुड्स की हैं तो हम गुड्स को थोड़ी ना इफेक्टिव करेंगे, हम तो सेल को करेंगे, ठीक है। तो हमारी एक चीज क्या इफेक्ट होगी? सेल। और दूसरी तरफ क्या इफेक्ट हो जाएगा मेरा? कैश, ठीक है। सेल क्या है? सेल मेरी इनकम है, यानी कि आप कह सकते हैं रेवेन्यू है, ठीक है। और कैश क्या है? मेरा एसेट है। ओके। अब जब रेवेन्यू या फिर इनकम इंक्रीज होती है, सेल करने से मेरी इनकम इंक्रीज हुई होगी ना, सेल करता हूं तो इनकम आती है, ठीक है जी। इनकम इंक्रीज हो गई और कैश भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। भाई सामान बेचूंगा तो एक तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ से कैश भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश में सेल की है। करीम का यहां कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कैश में बात हुई है। अगर क्रेडिट में बात हुई होती तो कोई बात होती करीम से। खैर, जब इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। और जब एसेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। कैश की वजह से हमारा कैश जो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? सेल्स की वजह से बढ़ा है, ठीक है। तो डेबिट वाला पहले लिखते हैं, क्रेडिट वाला बाद में लिखते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और हमारे पास में ये जो करीम को सामान बेचा गया था ना, ये 25,000 रुपए का बेचा गया था। तो 25,000 डेबिट में और 25,000 ये क्रेडिट में लिख दिया। और यहां पे लिख दिया मैंने क्या? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश में हमने सेल किया था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, 8th एंट्री, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब यहां पे क्रेडिट पे सेल किया गया तो कैश तो इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक तरफ तो सेल इफेक्ट होगी जैसे पहले हुई थी और दूसरी तरफ क्या इफेक्ट हो जाएगा जी? दूसरी तरफ हमारे डेटर्स। और डेटर का हमारा नाम क्या है? श्याम। अब इसको जरा समझते हैं ध्यान से। देखो जी, मैंने सामान बेचा और सामान बेच करके मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे प्रॉमिस मिला। जो मुझे प्रॉमिस देता है कि वो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करेगा, यानी कि जिससे मैंने पैसे लेने होते हैं, उसको मैं क्या कहता हूं? डेटर कहता हूं, ठीक है जी। और साथ ही साथ मेरी सेल भी हुई है। तो सेल क्या है? मेरी इनकम है, यानी कि रेवेन्यू है।
रेवेन्यू बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। और डेटर्स क्या है मेरे, एसेट हैं, एसेट भी बढ़ गए हैं। पैसा तो आया नहीं लेकिन विश्वास दिया जिन लोगों ने, तो मैं क्या कहूंगा, विश्वास अकाउंट बढ़ा दूंगा। तो विश्वास को हम क्या कहते हैं जी, डेटर्स कहते हैं। ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, पैसा देंगे, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एसेट भी कहते हैं। अच्छा जी, अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी कि इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। और एसेट जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, 8th एंट्री बन जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब डेटर का ना यहां पे नाम है, तो नाम क्या है, श्याम। तो मैं क्या लिखूंगा, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, यहां पे एंट्री लिखते हैं, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और शाम को हमने कितने की सेल की थी, 30,000 रुपए की। ठीक, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान बेचा था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। श्याम ने थोड़े दिनों बाद पैसे दे दिए हमारे को, कैश रिसीव हो गया। ठीक है, अच्छा जी, 9th, तो एक इफेक्ट पड़ा होगा कैश पे और दूसरा श्याम पे। श्याम कौन था, मेरा डेटर्स था। डेटर्स कौन होते हैं, एसेट्स होते हैं। जब मैंने श्याम से पैसा ले लिया, ठीक है, तो श्याम क्या है, मेरा डेटर है। डेटर का मतलब एसेट। तो उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो प्रॉमिस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और दूसरी तरफ कैश जो है, जो कि मेरा एक एसेट है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, ओके। तो देखो, एक तरफ एसेट बढ़ गया और दूसरा एसेट कम हो गया। तो जो एसेट बढ़ जाता है वो क्या हो जाता है, डेबिट, और जो एसेट कम हो जाता है उसका वो हम कर देते हैं क्रेडिट, वो हो जाता है क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। 9th एंट्री लिखिएगा बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। और श्याम से हमने लिए कितने हैं, 20,000। सर माल तो हमने उसको सप्लाई किया था 30 का, अभी उसने केवल 20 ही दिए। हाँ, तो रिमेनिंग वो बाद में दे देगा। यानी कि उसने वादा तो पूरा किया है लेकिन पूरा नहीं किया, अभी सिर्फ 20,000 ही दिए हैं 30,000 में से। खैर, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, कैश पेड टू महेश। महेश कौन था, महेश हमारा क्रेडिटर था, जिससे कि हमने कुछ गुड्स परचेज की थी 6th एंट्री में, है ना। 6th एंट्री में हमने महेश से कुछ गुड्स परचेज की थी। आज हमने उसको 30,000 के बदले में सिर्फ अभी 20,000 ही दिया है। तो खैर, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जब हम किसी को पेमेंट देते हैं तो पेमेंट लेने वाले का नाम आता है महेश। महेश कौन था, मेरा क्रेडिटर था। क्रेडिटर क्या होते हैं मेरे, लाइबिलिटीज होते हैं। और दूसरी तरफ कैश, कैश क्या होता है मेरा, एसेट होता है। जब मैं महेश को पेमेंट करूंगा तो मेरी सिरदर्दी खत्म होगी ना, यानी कि लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और साथ ही कैश यानी कि एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है सर, डेबिट,
और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है सर? क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो इसको रिकॉर्ड कर देता हूं। महेश, यहां ना नरेशन लास्ट वाली नहीं लिखी है हमने, चलो उस नरेशन को भी लिख देंगे। महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की एंट्री थी ये? 10,000 रुपए की। 10,000 डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। इसकी हम नरेशन लिखते हैं ऊपर वाली एंट्री की। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, और यहां पे वहां पे हमने रिसीव किया था और यहां पे हम पे कर देंगे। बीइंग कैश पेड टू महेश, हमने महेश को कैश पे कर दिया। ठीक है जी, तो ये तो था हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन तो हो गया पूरा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकालता हूं और अब की बार हम एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, वैसे तो बुक के अंदर बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को इजी फील हो। ठीक है, तो इजी फील करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं और क्वेश्चन हमारे पास में है 8.68 पेज पे, आपकी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब हम इसको कहां तक करेंगे? इसको हम करेंगे बच्चों अप्रैल 22 तक। उसकी एक खास वजह है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा जितना उतना ही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। भाई अगर जो चीज मैंने आपको समझाई नहीं है वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के वे में कैसे करवा सकता हूं, और बुक में तो सारे क्वेश्चन होते हैं। चलो खैर पढ़ते हैं। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, पेड इनटू बैंक 20,000, bought goods for cash, drew cash from बैंक for office use। ठीक है जी, इसका मतलब उसने कैश विड्रॉ किया ऑफिस के लिए बैंक से। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, और नेक्स्ट लिखा हुआ है कृष्णा रिटर्न गुड्स। ठीक, तो चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी फॉर्मेट बनाना है। और ऊपर क्या लिखना है? ऊपर लिखना है आपको पेज नंबर। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। हाँ जी, आप लिखिएगा बेटा ऊपर पेज नंबर आप लोगों की बुक का है 8.68। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए अब करते हैं इसको। देखो जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये तो वो पुरानी ही एंट्री है सर। ठीक है, तो नंबर 1 एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ना उसने बिजनेस के अंदर कैपिटल से, तो बिजनेस के बाद
पास एक तो कैपिटल इंक्रीज हो गई और दूसरा कैश इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में क्या एंट्री होगी हमारे पास में? कैपिटल जब इंक्रीज हो जाती है, यानी कि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है सर? बता दो जल्दी से बता दो सर। क्रेडिट होती है। और कैश यानी कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? ये डेबिट हो जाता है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे आप लोगों को मालूम है कि पहले डेबिट लिखते हैं, बाद में क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे डेट दी हुई है, अब की बारी 1 अप्रैल 2019 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक, और किसने कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया? 1 लाख रुपए से। तो 1 लाख रुपया डेबिट में और 1 लाख रुपया हमने क्रेडिट में लिख दिया। अच्छा जी, अगली एंट्री पेड इनटू बैंक। उसने क्या किया? अपने कैश में से पैसे निकाले और बैंक में जाकर के जमा कराया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो बैंक और एक कैश पे। जब आप पैसे जमा करा के आते हो बैंक में तो आपकी जेब क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, और बैंक बढ़ जाता है। तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास में क्या है? एसेट हैं। ठीक है, कितना आसान था ये। जब एसेट इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो वेरी सिंपल एंट्री इट वाज। ठीक है, तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर रिकॉर्ड कर देते हैं। और ये डेट क्या थी? 2 अप्रैल 2/4/2019 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नीचे नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने कैश डिपॉजिट कर दिया। कैश कितना डिपॉजिट कर दिया? 20,000 रुपीज। तो डेबिट में भी 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000। चलो जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में उसने कुछ चीजें परचेज कर ली। तो अब बताओ कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स के लिए सर परचेज अकाउंट ओपन होता है। तो एक इफेक्ट पड़ेगा परचेज पे और दूसरा कैश पे। समझदार हो गए हो? सोचो, आप सोचो, लास्ट क्लास में आप लोग इतने समझदार नहीं थे। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी समझदारी बढ़ती रहनी चाहिए। अच्छा, तो परचेज हमारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? परचेज करने से एक्सपेंडिचर बढ़ा। एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और हमने कुछ खर्चा किया, यानी कि कैश पे किया। कैश हमारा है एसेट, तो कैश पे करने से कैश डिक्रीज हो गया होगा। कैश डिक्रीज हो गया होगा तो क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट, क्योंकि एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसकी डेट थी 3 अप्रैल 2019। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये परचेज जो थी वो 50,000 की थी, तो 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। और नरेशन लिखना ना भूलें, बीइंग
गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद लिखा हुआ है ड्रू कैश, ड्रू का मतलब विड्रॉ, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने क्या किया, कुछ पैसा निकलवा लिया। अब जब हमने पैसा निकलवा लिया, ये देखो, तो दो चीजें हुई होंगी, एक तो ऑफिस एक्सपेंडिचर हुए होंगे, ऑफिस एक्सपेंडिचर हुए होंगे, और दूसरा बैंक के ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है ऑफिस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या हुआ, हमने कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया तो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और कैश निकल, बैंक से पैसा निकलवाने की वजह से बैंक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बैंक क्या है, मेरा एसेट है, ठीक है। एसेट डिक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट, ठीक है बच्चों। और एक्सपेंस जब इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। यानी कि बैंक से पैसा निकलवा करके हमने ऑफिस एक्सपेंसेस किए, और इसकी जो डेट थी वो थी 4 अप्रैल 4/4/2019। ठीक, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश नहीं बेटा, बैंक अकाउंट, बैंक से किया ना हमने ये खर्चा, टू बैंक अकाउंट। अच्छा जी, ये खर्चा किया कितने का गया है, ये खर्चा किया गया है 10,000 रुपए का। तो 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में, और नरेशन हमारी कॉपी में, बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम बैंक, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। लिखा है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को हमने चीजें बेची हैं। अब कृष्णा को अगर हमने कोई चीज बेची है तो एक तो बात हुई होगी क्या, सेल हुई होगी। याद है मैंने कहा था सेल और परचेज ऑफ गुड्स होती है, जिन चीजों को हम बेचते हैं तो हम सेल और परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। तो एक तो सेल पे इफेक्ट पड़ा होगा, और कैश में तो पैसा आया नहीं क्योंकि कृष्णा का नाम दिया हुआ है, लिखा ही नहीं हुआ कहीं कि कैश मिला है मेरे को, तो कैश पे तो इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए। तो पड़ना चाहिए किसके ऊपर, कृष्णा के ऊपर, कृष्णा। अब जो कृष्णा है उसको मैंने सेल की है, तो कृष्णा क्या हो जाएगा, मेरा डेटर हो जाएगा, यानी कि मैंने उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, यानी कि वो मेरा एसेट है। और सेल क्या है, मेरी इनकम है, यानी कि मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ गया है, और कृष्णा को जो मैंने बेचा है माल, इसकी वजह से कृष्णा का अकाउंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि एसेट भी बढ़ गया है। जब इनकम या रेवेन्यू बढ़ जाता है तो वो होता है क्रेडिट, और जब एसेट बढ़ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, ठीक है जी। तो हम यहां एंट्री लिखते हैं बच्चों, ये एंट्री है 13 अप्रैल की, 13/4/2019, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट था
15,000 का, तो मैंने 15,000 डेबिट में 15,000 क्रेडिट में लिख दिया और यहां पे नरेशन डाल दी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कृष्णा। याद है मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम कब नरेशन लिखते हैं। नरेशन हम क्यों लिखते हैं? नरेशन हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोई लेमैन यानी कि आम इंसान भी हमारी एंट्री को पता कर सके। अच्छा जी, अगली एंट्री लिखते हैं। अगली एंट्री में लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। अब हमने श्याम को पैसा नहीं दिया, यानी कि हमने क्या दिया है, उसको प्रॉमिस दिया है। श्याम को हमने क्या दिया है? प्रॉमिस दिया है। ठीक है जी। तो चलो, श्याम को जब हमने प्रॉमिस दिया है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले तो ये देखते हैं। हमने गुड्स परचेज कर ली, ठीक है जी। गुड्स परचेज करने पे एक इफेक्ट तो पड़ेगा परचेज पे, ये थी मेरी एंट्री नंबर 6। परचेज पे इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, मैंने ये शाम से ली है, यानी कि पैसे तो दिए नहीं, प्रॉमिस दिया, क्योंकि नाम दिया हुआ है ना उसका, कैश तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो यहां पे लिखा हुआ है श्याम। अब हमने क्या किया, गुड्स परचेज की। परचेज क्या होती है? परचेज हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं। और श्याम क्या है? श्याम हमारा क्रेडिटर है, यानी कि हमें उसको फ्यूचर में पैसे देने होंगे। क्रेडिटर क्या होता है? हमारी लायबिलिटीज होती हैं, और यहां पे लायबिलिटीज भी बढ़ गई हैं, यानी कि एक तरफ तो सामान आया, दूसरी तरफ से जिम्मेदारी यानी कि सिरदर्दी भी आ गई। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। और जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। तो हम एंट्री क्या बना देंगे? हम एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। ठीक है जी, लिखेंगे ये एंट्री, 6th एंट्री है हमारी। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। और ये जो परचेज की गई है शाम से, ये 22,500 की गई है, तो इसकी नरेशन भी हमने लिख देनी है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब लास्ट एंट्री, कृष्णा रिटर्न्ड गुड्स। हमने कृष्णा को कुछ सेल की थी ना, तो कृष्णा ने वो सामान हमारे को वापस कर दिया, यानी कि उसको सामान समझ नहीं आया होगा। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे पास में क्या इफेक्ट हुआ होगा? परचेज रिटर्न। परचेज, सॉरी, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न नहीं बच्चों, उसको तो हमने सेल किया था ना, तो सेल्स रिटर्न वापस आ गया हमारे पास, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया जी, एक तरफ से तो हमारे पास में क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हो गई, जो हमने सेल किया था ना, और दूसरी तरफ से उधार पे सामान खरीदा था ना, उधार पे सामान बेचा था ना, तो कृष्णा का अकाउंट इफेक्ट हुआ होगा। कृष्णा, यानी कि इसको जो हमने सामान दिया था, इसने हमारे को वापस दे दिया। ठीक है, तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या एंट्री बनाई थी? हमने एंट्री बनाई थी, ये देखो, जब हमने कृष्णा को सेल किया था तो हमने क्या एंट्री बनाई थी? कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आज सेल्स रिटर्न आ गई है, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, यानी कि रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे?
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, टू कृष्णास अकाउंट। और कितने की सेल्स रिटर्न इसने वापस कर दी हमारे को? 2000 रुपए का सामान इसको अच्छा नहीं लगा होगा। ये हमारी लास्ट एंट्री थी और इसकी नरेशन हम लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा। ठीक है बच्चों, तो देखा आप लोगों ने कितनी आसान है ये जर्नल एंट्रीज फॉर्म करना। यानी कि अगर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद रखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर हम इस चैप्टर में ले सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।